रोशनी एक्ट में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज अगर मुसलमान है, व्हाट डज इट सजेस्ट? चीफ मिनिस्टर ऑर्डर पास करती है कि मुसलमान जमीन पे कब्जा कर सके, इट्स अ कम्युनल पीस ऑफ ऑर्डर। तो व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन या सरकारी जमीनों पे मुसलमानों का कब्जा करना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है। इसीलिए हमने इसकी अपोजिशन की, इसका विरोध किया। कोई मुसलमान यहाँ पे आ रहा है अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने मेहनत की कमाई से पैसा जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, अच्छी हेल्थ कंडीशंस के लिए, अर्बनाइजेशन हो रही है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन जो बहुत एक खतरनाक बीमारी एक बन चुकी है, उससे प्रॉब्लम है, और उसकी बैकग्राउंड आपको 90s के कश्मीर में देखनी पड़ेगी। इसीलिए यू हैव बठिंडी, जहां पे आज से 20-25 हजार घर फॉरेस्ट लैंड पे सिर्फ मुसलमानों के हैं, और वहां पे सरकार ने सड़कें बनाई हैं, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए हैं, सरकार ने वाटर कनेक्शंस दिए हैं। तो देखिए, दिस इज हाउ दिस इज बीइंग डन विद एक्टिव स्टेट सपोर्ट। अदरवाइज फॉरेस्ट लैंड पे अगर आप एक कमरा भी बनाएंगे, अगले दिन तोड़ने के लिए आपका फॉरेस्ट महकमा आपके पीछे आ जाएगा। 25,000 घर बन गए, कुछ नहीं हुआ। तो सर, जब आप कहते हो कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही जो प्रेजेंट थी अभी लास्ट, वो इन सबका हाथ रहा है इसमें? 100% इन सब का हाथ रहा है। देखिए, रोशनी एक्ट बना या चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने वो ऑर्डर निकाला, या रोहिंग्याज और बांग्लादेश को सेटल करने की बात रही, ये तो सारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहा। इनफैक्ट मैं आपको बीजेपी का बताऊं, बीजेपी और पीडीपी ने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, ये कोalition पार्टनर्स थे। एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने पीडीपी को लिख के दे दिया क्या, कि जम्मू के अराउंड जितने भी मुस्लिम इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि जम्मू के अराउंड इन्होंने घेरा डाला हुआ है, फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे, तवी लैंड पे, बीजेपी ने लिख के दे दिया एजेंडा ऑफ अलायंस में कि इन सब एरियाज को, इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को हम न्यू जम्मू सिटी का नाम देंगे और इसे रेगुलराइज करेंगे और डेवलप करेंगे। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू डिक्लेयर्ड बाय बीजेपी इटसेल्फ। ये एजेंडा ऑफ अलायंस का लिखित में प्रोविजन है। जेके बैंक्स जो स्कैम हुआ था, उसमें भी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपकी तरफ से? देखिए, मेरी तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, लेकिन कुछ बच्चे कोर्ट में जरूर गए थे। उस केस का स्टेटस मुझे लगता है वो बच्चे आपको बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। लेकिन उसमें आयरॉनिकल ये रहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू के अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए थे। दैट्स कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, वेयर द ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो, ये स्टेट अपरेटस में वो जिहादी प्लांटेड हैं, वो पॉलिसीज प्लांटेड हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि राज किसी का भी आ जाए दिल्ली में, चलेगी इस्लामिक हेजिमनिक ताकतों की। सर, कुछ तो रीजंस होंगे ऐसा कि आपकी इमेज जो है और आपके जो साथ में लोग हैं उन सब की एक इमेज है, वो इमेज सोशल मीडिया पे भी एक तरह से पोर्ट्रे की जाती है या करवाई जाती है, ये डेलिबरेट है या मुझे पता नहीं, बट वो एंटी इस्लामिक इमेज है। मतलब इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है? बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है। एंटी इस्लामिक नहीं है, हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपोज करते हैं। और सेक्युलरिज्म का बेसिक पैमाना क्या है? आप हर तरीके की कम्युनलिज्म को अपोज करें, हर तरीके की फैनेटिसिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को अपोज करें। इंडिया में एकेडमिशियंस के कारण और वेस्टेड इंटरेस्ट्स ने जो हमारी यूनिवर्सिटीज पे कब्जा किया, हमारे नॉलेज डिलीवरी पे कब्जा किया, उसके कारण आम लोगों में एक धारणा बन जाती है कि अगर आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को अपोज करेंगे तो आप कम्युनल हैं। मुझे लगता है कि उसी प्रोपेगेंडा का शिकार हम होते हैं, लेकिन टाइम पे हम ये क्लैरिफाई करते रहते हैं। देखिए, आप समझिए कि अगर हम 14 फरवरी 2018 के कानून को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कम्युनल है, तो इसे अपोज करना कम्युनल है या सेक्युलर? वो मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी देता है, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये करने वाला व्यक्ति कम्युनल है या ये एक्सपोज करने वाला व्यक्ति कम्युनल है? रोशनी एक्ट एक्सपोज करने वाला व्यक्ति कम्युनल है या रोशनी एक्ट लेजिस्लेट करने वाले लोग या उसे इंप्लीमेंट करने वाले कम्युनल है? आप देखिए, 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, स्वयं मैंने केस भी मैंने लड़ा और 2 साल में जीता भी। क्या कि जम्मू कश्मीर में कानून के हिसाब से मुसलमान को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। और सेक्युलरिज्म का बेसिक पैमाना क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरीके से माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट बना, सेक्युलरिज्म का जो लिटमस टेस्ट है किसी भी सरकार के लिए वो ये है कि वो अपनी माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करती है। जम्मू कश्मीर में स्टेट अपरेटस वो है जो अपनी माइनॉरिटीज को अच्छे से ट्रीट करने की बात तो छोड़िए, उनके लिए आने वाले जो हक हैं वो भी मेजॉरिटी को दे देता है। मेजॉरिटी की टिरनी से बचने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस माइनॉरिटीज को दी जाती हैं। ये माइनॉरिटीज को वो जो प्रिविलेज हैं वो केवल ना उन्हें डिक्लाइन नहीं करते, केवल वो छीन के मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे देते हैं जिनके अगेंस्ट वो प्रिविलेज इन द फर्स्ट प्लेस इंट्रोड्यूस की गई हैं। इस चीज के लिए लड़ना सेक्युलरिज्म है। और ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये इस्लामिस्ट्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट्स हैं, ये जिहाद की डिफरेंट डिग्रीज पर रह के काम करने वाले लोग हैं जो हमें ये पोर्ट्रे करते हैं कि वी आर एंटी इस्लाम, वी आर एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, वी आर अगेंस्ट अ स्टेट व्हिच डिक्लाइंस माइनॉरिटी राइट्स व्हेन इट कम्स टू हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट्स। थैंक यू सर। सर, पर्सनल फ्रंट पे कुछ 2 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जी। एक ये पहला कि सर, न्यूमरस थ्रेट्स फ्रॉम एवरीवेयर,
मेरे को किसी ने बताया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई हुई है। सर अंकुश शर्मा को डर नहीं लगता? देखिए, जब आप निष्काम भाव से काम करते हैं तो निडरता उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो ये डरना या सोचना ये कभी दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि शुरू से ही निष्काम भाव से काम किया। तो निडरता इसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस होना था। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिलवाई है। ये थ्रेट्स के कारण स्टेट एपरेटस ने जो रिपोर्ट्स बनाई उसके आधार पे प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है। आई एम अ कैटेगराइज्ड पर्सन नाउ, सो उस ग्राउंड पे प्रोटेक्शन है। देयर इज नो कोर्ट दैट हैज ग्रांटेड मी प्रोटेक्शन। ओके, सो दैट वाज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। या फॉल्स इंफॉर्मेशन। और सर दूसरी चीज, एक इंजीनियर लॉयर बना, सर इसके पीछे का मैथ नहीं समझ रहा। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। देखिए, इंजीनियरिंग मेरी 2008 में खत्म हुई। उसके बीच का जो पीरियड रहा 3-4 साल का, वो ट्रांसफॉर्मेशनल था। वो समय था जिस समय मैं पब्लिक एक्टिविटीज में आया। और फिर कुछ तो हुआ होगा सर, ऐसा किसी चीज ने प्रॉम्प्ट किया होगा आपको टू टेक अप लॉ एज इट? देखिए, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स काफी थी उस समय में। ऐसा समय रहा जहां पे इंटेलेक्चुअली अपने आप को मजबूत करने का मुझे मौका मिला। जो पढ़ाई पहले नहीं की थी वो इंजीनियरिंग के बाद बेसिकली पढ़ाई शुरू। तो सो उससे आंखें जब खुलती हैं तो देन यू ऑल्सो एनकाउंटर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे फिर किस्मत या डेस्टिनी आपको कहीं एक चीज जगह पे लेके जाती है, फिर आपकी अपनी मेहनत आगे रहती है। तो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। और ये लॉ करते गए, इनफैक्ट लॉ करते करते हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कुछ केसेस किए थे जिन्हें स्वयं फाइल करके मैं स्वयं आर्ग्यू करके लड़ता था। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रोशनी एक्ट के अगेंस्ट जो आपने एप्लीकेशन फाइल की थी, that time you were a I was not an advocate then. Yeah, you were a law student. I was a law student.